हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 15 में। और आज अपन करने वाले हैं बेटा खूब सारे न्यूमेरिकल्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर। टू ब्लॉक प्रॉब्लम का मॉडिफाइड भी वर्जन देखने वाले हैं कि बाकी जगह भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से पेन को भी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए बच्चा लोग। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, इसको जरा सा देखते हैं। बोल रहा है इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक व्हेन फोर्स इज 18 न्यूटन। अब सबसे पहले मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन में तुम यहां का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा लो। एफ मैक्स जो होगा वो डिसाइड करेगा यहां का नॉर्मल। यहां का नॉर्मल 20 न्यूटन का है, क्योंकि ये 20 केजी नीचे लगेगा, 2 केजी का 20 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये वाला नॉर्मल कितने का हो जाएगा यहां का? वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 20 न्यूटन का। अब ध्यान देंगे, ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5 और n कितना है? 20। तो ये पॉइंट से खत्म, ये हो जाएगा 5 टू 10 न्यूटन। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा यहां पे वो 10 न्यूटन का लगेगा। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नो सर। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जरा सोचते हैं यहां से। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यहां पे वो कितने का लगने लगा? 10 न्यूटन का। अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स जो लगेगा वो ये इसके ऊपर लगाएगा इस बार। यानी कि 2 केजी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन संभव है वो कितना है वो देखो। 2 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है वो इस फ्रिक्शन के बदौलत है। वो हो जाएगा फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास 2 केजी का, क्योंकि 2 केजी का जब एफबीडी बनाओगे तो 2 केजी के ऊपर ये गाना गाएगा चल मेरे साथ, तो 2 केजी को ये आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन वो 10 न्यूटन का है, तो 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जा रहा है। यदि ज्वाइंट एक्सेलरेशन जो है, जो साथ साथ चलने वाला एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन इससे कम है तब तो ये साथ साथ चलेगा ही। अगर ज्यादा होता तो अलग हो जाता, हाथ खड़ा कर देता। ज्यादा होने में हाथ खड़ा करता है, कम में तो साथ साथ चलता है, सब है कि नहीं? तो ज्वाइंट एक्सेलरेशन या फिर साथ साथ चलने वाला एक्सेलरेशन, मैं हमेशा बोलता हूं कौन सा? साथ साथ चलने वाला एक्सेलरेशन कितना है? ये जो टोटल फोर्स है वो कितना है वो देख लो। टोटल फोर्स आ गया 18 और ये कितना हो गया 6, तो 18/6 यानी कि ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही डिमांड कर रहा था। और इसको तो ये 5 तक चला सकता है फ्रिक्शन, यानी कि ये तो पक्का इसके साथ चल ही लेगा। तो जब ये चल रहा था तो फ्रिक्शन 0 से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी लगेगा। इस बार मैक्सिमम से कम ही रिक्वायर्ड होगा 3 चलने के लिए। तो अगर 2 केजी को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है तो 6 न्यूटन के फ्रिक्शन की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन क्या समझ में आया? दोनों साथ साथ चलेगा। इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन का लगेगा और इसके ऊपर भी फ्रिक्शन 6 का ही लगेगा। दोनों साथ साथ चलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि मैक्सिमम से कम है। जब मैक्सिमम से कम होता है तो हमेशा साथ साथ ही चलता है। आया बात समझ में? अब इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता, बताओ वो मैक्सिमम फोर्स कितना है जिससे ये दोनों साथ साथ चले, तो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन से जो एक्सेलरेशन आता उस एक्सेलरेशन को ma कर देते। तो एफ मैक्स जिससे कि ये दोनों साथ साथ चले वो कितना होता है जल्दी से बताओ? इन दोनों का सम 6 और इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5, यानी कि 30 न्यूटन का अगर फोर्स लग जाता तब तक भी ये दोनों साथ साथ ही चलता। इसमें ये एक्स्ट्रा निकाल दिया मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए, तुम्हारे ज्ञान के लिए, कि 30 न्यूटन तक के फोर्स तक ये दोनों साथ साथ चलता और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता दोनों का। तो 5 कब होता? सॉरी माय बैड, अगर 30 का लगाते तब दोनों 5 से चलता और उस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा था 10 न्यूटन का और इसका एक्सेलरेशन भी 5 होता, इसका भी 5 होता। अगर उससे ज्यादा तुम कर देते हो फोर्स तब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन में मैंने ज्यादा किया है। देखो फोर्स 36 न्यूटन का लगा दिया। फोर्स कितने का लगा दिया? 36 न्यूटन का। अभी मैंने बताया यहां का फ्रिक्शन कितना है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन का है।
इसके बेसिस पे एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कितना है, वो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के चलते ही होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन के चलते जो फोर्स का वैल्यू था वो 6.5 या 30 न्यूटन आ रहा था, लेकिन 30 न्यूटन तक ये दोनों साथ साथ चल पाता, उस केस में ऊपर वाले को मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से एक्सेलरेशन मिलता। लेकिन जब तुमने 36 लगा दिया, वैसे केस में 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया। देखो 36 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा साथ साथ वाला, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये साथ साथ अब चल ही नहीं सकता, ये चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसका औकात बस 5 तक चलने का, और ये बोल रहा है 7 चलना है तो 6 से चलना पड़ेगा। ये हाथ खड़ा कर देगा, मैं नहीं चल रहा। तो अब क्या होगा, दोनों अलग अलग चलेगा। ये इसको बोलेगा चल मेरे साथ, इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स आगे ही लगाएगा, इतना ही लगाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ये 5 से जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन जो 2 kg का है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो नीचे वाला ब्लॉक है कितने का है, 4 kg का, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। इधर लगेगा 36 न्यूटन का। ये ऊपर वाले को बोला था चल मेरे साथ, इसको फ्रिक्शन फोर्स लगा था आगे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ 4 kg के ऊपर, उतना ही लगेगा 10, है ना। और इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ए। तो ए जो होगा 4 kg का वो कितना होगा, 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4। बोलो मजा आ गया, 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 26 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जगह 4 6 जा 24, बचा 2 और पॉइंट दिया तो 24 5 जा 20। देखो 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे वाला चलेगा, इस बार ऊपर वाला 5 से चलेगा, दोनों अलग अलग चलेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड साथ चलने वाला 6 था और इससे ये ज्यादा है, ज्यादा होगा तो हाथ खड़ा कर देगा, मैं नहीं जा रहा। मजा आया तुम्हें? क्या सीख पाए तुम ट्यूब ब्लॉक प्रॉब्लम या नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं अब मैं। अब यहां पे बार बार मैं तभी से स्मूथ सरफेस ले रहा था, कोई फ्रिक्शन नहीं दे रहा था, है ना। अब यहां पे भी फ्रिक्शन देके देख लेते हैं क्वेश्चंस में, तो तुम लोग को आइडिया लग गया ना कैसे टेकल करना होता है ट्यूब ब्लॉक। और भी क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लाया। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक व्हेन फोर्स इज 40 न्यूटन। अब इस जगह पे फोर्स का वैल्यू मैंने बोल दिया कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। तो यहां पे मैंने बताया तुम्हें कि ये जो तुम्हारे पास है ये कितना है, 2 न्यूटन का, 0.2 का है। तो इस जगह का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तुम निकाल लो, इस जगह का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। इस जगह का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस जगह का नॉर्मल चाहिए, जो कितना होगा 50 का, और इस जगह का फ्रिक्शन निकालने के लिए इस जगह का नॉर्मल चाहिए, ये कितना होगा 150 न्यूटन का। तो यहां का जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 नंबर का, वो जगह 0.2 इंटू 150, 0.2 इंटू 150। बोलो मजा आया या नहीं आया। 10 और 5 15, 15 इंटू 10 कितना हो गया 150 न्यूटन। तो यहां से पॉइंट उड़ाओगे तो एक 10 हो जाएगा, और ये खुपाच तो 15 टू जा 30, यहां पे 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इस जगह पे। यहां पे निकालो फ्रिक्शन फोर्स एक पहले वाले का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालो, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो 0.5 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा 50, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट उड़ाया 10, 5 5 जा 25, ये 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बोलो मस्त वाला मजा आ रहा है क्या, चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो रही है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी कहीं से तो नहीं आ रही है? नहीं सर। अब यहां पे आगे बात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखते चलना और कहानी को आगे बढ़ाना। ठीक है सर। अब तुमने यहां का फ्रिक्शन निकाल लिया, यहां का फ्रिक्शन निकाल लिया, यहां का फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा 25 न्यूटन का है, यहां का फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा 30 न्यूटन का है। अब ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ही तुम 40 का लगा के खींचना शुरू करोगे इस ब्लॉक को, तो ये इसको बोलेगा चल मेरे साथ। जैसे ही ये खींचोगे, ये नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। अब नीचे वाले के ऊपर आगे कितना मैक्सिमम लग सकता है फ्रिक्शन, वो है 25, और यहां पे फोर्स कितना है 30, यानी कि 25 न्यूटन 30 को नहीं चला पाएगा। यानी कि 10 kg के ब्लॉक का जब तुम एफपीडी बनाओगे मेरे भाई,
10 केजी के ब्लॉक का जब तुम एफबीडी बनाओगे मेरे भाई तो क्या करने वाले हो वो देखो। 10 केजी के ब्लॉक को फ्रिक्शन इधर मैक्सिमम लगेगा 25 न्यूटन का और ये इधर लगेगा 30 न्यूटन का फ्रिक्शन का मैक्सिमम, ये नहीं मूव करेगा। तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है या अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। इसका मैक्सिमम औकात है 30 लगने का, लेकिन क्या यहां पे अभी 30 लगेगा? आंसर है नहीं। ये फ्रिक्शन ही इसके ऊपर धक्का दे रहा है, यानी कि 10 केजी के लिए फ्रिक्शन ही है जो कि आगे की तरफ लग रहा है और वही एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर 25 न्यूटन का है, तो फ्रिक्शन भी 25 लगा के रोक देगा, क्योंकि औकात 30 का है, 25 लग सकता है, 30 से ज्यादा नहीं लग सकता। तो इसीलिए इस बॉटम वाले पॉइंट पे जो होगा वो फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा वो 25 न्यूटन का ही होगा और ये जो एक्सेलरेशन होगा 10 केजी का वो हो जाएगा 0, ये रुका रहेगा। बोलो मजा आया तुम्हें? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो तुम। अब 5 केजी का एफबीडी बनाओ। 5 केजी वाले को जब तुम देखने की कोशिश करोगे मेरे भाई तो क्या होगा? 5 केजी वाले को क्या होगा वो जरा सा देखना। 5 केजी वाले को ये वाला 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा और यहां पे ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 लगाया था, तो ये इसको बोला था चल मेरे साथ, जिस पे फोर्स लगता है उसके दूसरे ब्लॉक को चल मेरे साथ करवाता है। तो जब नीचे वाले के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन है तो ऊपर वाले के ऊपर अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करता है ऑलवेज। इसीलिए किसी एक के ऊपर फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते हैं और वो हमेशा गाना गा के निकालते हैं, चल मेरे साथ, है ना। लास्ट क्लास कर लीजिएगा अगर कोई नए बच्चे हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये लेक्चर, तो क्योंकि लास्ट क्लास में इसका बेसिक तैयार किया गया था, इसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चंस बताए गए थे, फंडामेंटल्स क्लियर किया गया था कि ये क्यों चेक करना होता है, कब साथ साथ एंड ऑल। तो यहां पे क्या होगा, ये जो 5 केजी का एफबीडी बनाओगे तो 5 केजी के ऊपर यहां 40 और इस वाले सरफेस पे यहां पे लगेगा पीछे की तरफ 25 न्यूटन का फोर्स। तो 5 केजी का जो एक्सेलरेशन होगा वो अब निकल के आएगा, वो जरा सा देखिए आप लोग कितना निकल के आया 5 केजी का एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी, वो कितना होगा 40 आगे 25 पीछे और डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया कितना 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये जाएगा। बोलो मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक जो होगा ऊपर वाला वो आगे जा रहा होगा। मजा आया? तो इसका एक्सेलरेशन 3 हो गया, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की वैरायटीज अपन कवर अप कर पाए हैं और काफी कुछ आपको समझने में हेल्प आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो किसी भी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगाए, इधर खींचने लगे या इधर खींचने लगे या कुछ भी कर लोगे ना, तो इसके अलावा और भी वैरायटीज तो मैं कितना भी लेवल अप कर सकता हूं क्वेश्चंस का, लेकिन नीट लेवल का एक्सट्रीम बता दिया मैंने। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, एकदम दमादम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर जरा सा भी दिक्कत हुआ तो जरूर कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ एम पूछा, एम सो दैट द सिस्टम विल नॉट मूव। अब यहां पे देखो 2 ब्लॉक है, डरो मत। अब नीचे लगेगा ये 2 × 10 20 न्यूटन का फोर्स, तो यहां पे टेंशन 20 हो जाएगा। ये वाला जो टेंशन है वो 20 होना चाहिए। अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स हुआ तो यहां पे फ्रिक्शन 20 होना चाहिए, तभी ये मूव नहीं करेगा। बोलो, तो मिनिमम मास के लिए यहां पे फ्रिक्शन 20 होना चाहिए। फ्रिक्शन होता क्या है बताओ, म्यू × n होता है। n कितना है यहां पे, ये m और 8, इसका नीचे फोर्स लगेगा और ये दोनों का इस जगह पे ऊपर लगेगा नॉर्मल, क्योंकि यहीं पे फ्रिक्शन है, यहां पे कुछ बोला नहीं है, देख रहे हो कि नहीं। तो n का वैल्यू होगा 8 + mg, तो लिखोगे म्यू 0.2 × 8 + m और g का वैल्यू लिख दो 10। ये बात समझ में आया तो जरूर बता दो फटाफट से। ये क्या किया सर आपने, नॉर्मल लिखा, mg लिखते हो ना, तो यहाँ 8 + m है, दोनों ब्लॉक है, तो 8 + mg लगेगा नीचे, और ये किसके बराबर है 20 न्यूटन के बराबर है। तो यहां से इन दोनों को खुपाच खुपाच कर दो, पॉइंट उड़ा के 10 कर दो, ये 2 से 2 निपटा दो, तो ये 10 ऊपर गया, ये हो जाएगा 8 + m = ये नीचे वाला 10 इधर आया, तो m कितना हो गया
10 माइनस 8 तो कितना हो गया 2 kg का, यानी कि 2 kg का जो ब्लॉक है वो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रह सकता है, सिस्टम को हिलने नहीं दे सकता है। क्लियर है बच्चा लोग, मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बार मैंने यहां पे 2 kg रख दिया, यहां पे 8 रख दिया, यहां 0.5 कर दिया। फिर से बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m बताओ। मिनिमम m कुछ भी हो सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं वो देखो। मैक्सिमम m पूछा यहां का, तो यहां पे mg लगेगा और यही mg यहां पे टेंशन क्रिएट करेगा। बोला सिस्टम विल नॉट मूव, तो टेंशन जो होगा यदि फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले तो ये मूव नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। तो ये 8 और 2 10 होगा, तो नीचे लगेगा 100 न्यूटन का फोर्स और नीचे 100 तो नॉर्मल भी कितने का 100 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मैंने यूज किया तो ये वाला मास मैक्सिमम होगा जिससे मूव नहीं करे। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू है 0.5, एन का वैल्यू कितना है 100 न्यूटन का। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और यही टेंशन को बैलेंस करेगा और यही m इंटू जी के बराबर होगा। देखो मजा आया, अच्छा लगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, m का मैक्सिमम वैल्यू निकल रहा है। ये पॉइंट उड़ा दो तो 10 हो गया, ये खुपाच और खुपाच और ये टकाक और टकाक, तो m का वैल्यू कितना हो गया 5। m का वैल्यू कितना हो गया 5 kg। तो ये 5 kg का जो है वो कहानी तुम्हारा रच देगा, मजा दे देगा तुम्हें जीवन में। तो ये हो गया m का वैल्यू 5 kg का। बोलो मस्त वाला मजा आया? तो ये कितना हो गया सी आंसर हो गया। इस m का वैल्यू कितना हो गया 5 kg का। डन है एवरी वन ऑफ यू? क्लियर है बेटा? तो ये m का वैल्यू 5 kg हो जाएगा, तब तक ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो काफी 2 ब्लॉक के ऊपर वैरायटीज कवर किया। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे होगा। कुछ एक तो और मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा सा अपर मेंस लेवल है, तो वो भी करा देंगे कभी टाइम मिलेगा तो। क्या बोलते हो तुम लोग? लेकिन नीट लेवल को हमने कब का क्रॉस कर दिया, जेई मेंस लेवल क्रॉस कर गए हैं। जेई मेंस के ऊपर का कोई भी क्वेश्चन आपसे अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए सर, अब मैं पढ़ाने वाला हूं यहां से आगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसको जरा सा समझो। जैसे कि सपोज करो कोई भी हमारे पास एक ब्लॉक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने की कोशिश करते हैं सर। कोई भी एक हमारे पास एक ब्लॉक है सपोज करो, जिसको कि मैंने एक रफ सरफेस पे रखा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ रहे हैं? हमने क्या किया, एक रफ सरफेस पे रखा जिसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है। मास इसका m है। अगर इसका मास m है, इस ब्लॉक का मास कितना है m है, तो क्या होगा जरा सा वो देखो। अगर इस ब्लॉक का मास जो है वो m है तो क्या होगा देखो, नीचे लगेगा mg नाम का फोर्स। ये mg लगा तो ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट करेगा और नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा इस mg के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन तब एक्ट करेगा जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। सपोज करो कि इसके ऊपर एक फोर्स इतना लगाना शुरू कर दिया मैं, जो कि इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है। याद रखना, ये फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के कैपेबल है, या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा। तो जब इसको मैं धक्का दिया या खींचा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा पीछे की तरफ। बिल्कुल सही बात है सर। बोलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? यहां पे क्या लगने लगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, ये एफ मैक्स लगेगा। और ये जो एफ मैक्स है और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच का इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको बोलते हैं हम नेट कांटेक्ट फोर्स। ये जो मैं बनाया, ये क्या बनाया, रिजल्टेंट फोर्स, जिसको दुनिया क्या बोलती है, नेट कांटेक्ट फोर्स। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है नेट कांटेक्ट फोर्स। तो ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन के बीच का जो ये वाला एंगल है, इसी एंगल को दुनिया बोलती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलती है दुनिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा से डिनोट कर देते हैं हम सपोज करो। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये एंगल है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल के बीच का। वही मैंने लिखा है यहां पे, देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड नॉर्मल
reaction end. When sliding is initiating, this is very important. Just about to slide, this line is very important. ठीक है, बिल्कुल just about to slide के केस में ही ये डिफाइंड है. just about to slide बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. just about to slide क्यों सर? क्योंकि जब तक just about to slide नहीं होगा, ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे नहीं होगा. ये म्यू इंटू एन तुम नहीं लिख सकते. ये एंगल तब बनेगा जब ये म्यू इंटू एन होगा. उस केस का जो ये tan थीटा होगा या tan लैम्डा होगा, वो क्या होगा जल्दी से देखना. tan लैम्डा होगा तुम्हारा p बाय बी. tan थीटा क्या होता है? p बाय बी. p कितना है? ये म्यू इंटू एन. और b कितना है? नॉर्मल. तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का, और नॉर्मल जो कि है म्यू इंटू एन और नीचे है एन. ये एन और एन कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो ये और ये, तो बचा कितना? म्यू. तो यहां से समझ में आया कि ये जो tan लैम्डा है वो म्यू के बराबर है. और यहां से हमें पता चला लैम्डा जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू. सबको एकदम बढ़िया सुंदर मजेदार समझ में आया? तो जल्दी से एकदम फटाफट से आग लगा दो और दिल बरसा दो मेरे बच्चे. ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ म्यू. ठीक है, बिल्कुल. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स. अब अगर कभी पूछता है तुमसे कोई भी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वो हमेशा कि नॉर्मल जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल इसका रिजल्टेंट होता है. ये इंक्लाइंड पे भी फ्रिक्शन नेट कांटेक्ट ऐसे ही निकलेगा. अगर कोई पूछता है बताओ नेट कांटेक्ट फोर्स, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा रूट अंडर एन का स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन का होल स्क्वायर. ओके, अब यहां पे n का वैल्यू mg के बराबर है. वैसे तो तुम लिख भी सकते हो n इज इक्वल टू mg, पुट भी कर सकते हो रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन ले लिया n, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर. और n mg के बराबर है तो तुम इसको लिख सकते हो mg रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. अगर सिचुएशन चेंज करेंगे तो ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इंक्लाइंड के ऊपर भी निकलता है. याद रखना, कहीं पे भी निकलता है. तुम्हें हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट निकालना है ऑलवेज. वही नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछता है. तो अगर तुमसे पूछतेगा फाइंड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, तो याद रखना ये निकालना. इसको मिस मत करना. ये कभी पूछ के तुमसे गलत करवा सकता है क्वेश्चन. इसमें बड़ा जान है. ठीक है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है. जब सरफेस स्मूथ होता है तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के बराबर ही हो जाता है वैसे सिचुएशन में, है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल ही लग रहा होता है. क्लियर है? बिल्कुल. तो ये सारा कहानी तुम्हारे दिमाग में आई होप सेट हो गया है. अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन. सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, कोई ऑब्जेक्ट है सपोज करो. मजा आएगा तुम्हें देखने के बाद, अच्छा लगेगा तुम्हें. ये देखो, ठीक है, मस्ती भरा गेम है. हाँ सर, चलिए स्टार्ट लेते हैं. सपोज करो कि ये एंगल जो है वो थीटा है और यहां पे एक ब्लॉक है. सपोज करो एक ब्लॉक है. सपोज करो यहां पे एक ब्लॉक है. ओके, चलो अब ये वाला ब्लॉक जो है यहां पे मैंने रख दिया. ये वाला ब्लॉक जो है यहां पे मैंने रख दिया. देखो, कोई मास का ब्लॉक है, उसको इंक्लाइंड प्लेन पे हमने रख दिया. क्लियर है? अब देखना मजा आएगा तुम्हें. यहां पे अगर इस ब्लॉक का मास मान लो m है, तो नीचे मैंने लिखा एक फोर्स कितना mg. यहां पे मैंने लिखा है यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. बोलो क्लियर है? यहां पे मैंने लिखा है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स. और ये एंगल हमेशा बराबर होता है. तो यहां पे mg का एक कंपोनेंट लगेगा, यहां पे mg का एक कंपोनेंट लगेगा. ये हो जाएगा mg cos थीटा, है ना, और ये हो जाएगा mg sin थीटा. अब जरा सा देखते चलना क्या क्या बता रहा हूं. अब ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो रफ इंक्लाइन प्लेन है तो यहां पे एक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा सर, म्यू. तो यहां पे क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर कलर चेंज करो और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. अब इस फ्रिक्शन का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा?
इस फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो होगा म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, क्योंकि ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, हवा में नहीं उड़ रहा है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन का वैल्यू है। अब कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा ये कौन बताता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन बताता है कि कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा? वो इस बात से पता चलता है कि क्या ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, क्या ये ब्लॉक रुका हुआ है, या क्या ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। जब ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, उसका मतलब ये नीचे वाला जो फोर्स है mg sin थीटा वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है। जब ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, जब mg sin थीटा इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है, वैसे समय में ये जो एंगल होता है उसका एक स्पेशल नाम है जिसे दुनिया बोलती है एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि जैसे सपोज करो ये एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसा हॉरिजॉन्टल। अब इसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक रखा, अब मैं इसको एंगल दे रहा हूं, देखना, उठाते जा रहा हूं, उठाते जा रहा हूं, उठाते जा रहा हूं। देखो यहां तक नहीं रुका, सॉरी यहां तक गिरा नहीं, यहां तक नहीं गिरा, जबकि एंगल मैं दे चुका हूं। अब मैं धीरे धीरे, बहुत धीरे एंगल दे रहा हूं। ध्यान रखना, जैसे ही ये चलना शुरू करेगा मुझे बता देना। जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, देखो देखो देखो, देखो यहां पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। इससे थोड़ा सा कम किया, रुक गया, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा चलेगा, फिर रुक गया, ऊपर करके किया था तो ये जब ये हॉरिजॉन्टल पे था नहीं चल रहा था, अब बढ़ाया 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 बढ़ाया, अब ये चलना स्टार्ट करने वाला है, देखो चलने लगा। ऐसे सिचुएशन पे ये जो mg cos थीटा था, सॉरी mg sin थीटा और वो म्यू mg cos थीटा बराबर हो गया। उस टाइम पे जो ये हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनाया उसको बोलती है दुनिया एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलती है दुनिया? एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलती है दुनिया? एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि इसी क्या अगर मैं कॉपी कर लूं यहीं पे इंक्लाइन के ऊपर और एंगल ऑफ रिपोज को समझाने की कोशिश करूं, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो देखो। एंगल ऑफ रिपोज बताता हूं, नीचे नीचे नीचे, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, कुछ कुछ काम कर रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, देखो ध्यान से, इंक्लाइन प्लेन हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये कलर काम नहीं किया यार, मजा नहीं आया मुझे, ये कलर बनाओ, ठीक है, और फिर इसको हटाओ। इसको मैं एंगल ऑफ रिपोज लिखूंगा, ऊपर वाला पेज है पड़ा हुआ, टेंशन मत लो। तो जब एंगल ऑफ रिपोज होता है तब ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है मेरे भाई, ये ओवरकम कर रहा होता है किसको, जल्दी से बताओ। ये जो फ्रिक्शन है वो ओवरकम कर रहा होता है किसे, जल्दी से बताओ। ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मेरा कलर? हाँ, ये जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलूं? एंगल ऑफ रिपोज, तो ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होता है। वैसे सिचुएशन में ये जो नीचे वाला डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा, ये फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करता है जो म्यू mg cos थीटा के बराबर होता है। और यहां से ये mg खुपाच खुपाच टकाक टकाक, ये sin थीटा के नीचे ये cos थीटा आया, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा। ये हो गया tan थीटा, और ये tan थीटा जो हुआ वो किसके बराबर हुआ? बचा है म्यू, सिर्फ म्यू के। तो ये जो थीटा हो गया उसे दुनिया बोलती है tan इनवर्स ऑफ म्यू। देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। इस थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वो एंगल है जब ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होगा, जिसको मैंने तुम्हें बताया बड़ा अच्छे से। देखो यहां पे मैंने लिखा एंगल ऑफ रिपोज इज दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। कोई बॉडी जो है वो जो इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड है, वो क्या किया जल्दी से बताओ, वो क्या कर रहा है जल्दी से बताओ। अगर ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड है तो ये बॉडी क्या कर रहा है वो बताओ। द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ड्यू टू इट्स ओन वेट। अपने वेट के चलते, इस mg cos थीटा के चलते, सॉरी यहां पे mg लगा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और यहां पे ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा ये। तो ये जो mg sin थीटा है
जब ये म्यू एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा, उस टाइम पे जो एंगल होगा उस एंगल को दुनिया बोलती है एंगल ऑफ रिपोज। और अभी मैंने बताया कि ये जो टेन थीटा है वो म्यू के बराबर है। याद करो वो दिन, अभी तुरंत जो पीछे पढ़ाया है, थीटा जो है वो टेन इनवर्स ऑफ म्यू है, और यही टेन इनवर्स ऑफ म्यू मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी बताया था। ये देखो लैम्डा भी टेन इनवर्स ऑफ म्यू है ना, और थीटा भी टेन इनवर्स ऑफ म्यू है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। लैम्डा क्या था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए मैंने लिखा कि पर्पस वाइज एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बट दोनों का जो फिजिक्स है वो टोटली अलग है, वो टोटली डिफरेंट है। दोनों का फिजिक्स डिफरेंट है। एंगल ऑफ रिपोज बताता है इंक्लाइंड का वो एंगल जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा विदाउट एक्सेलरेशन। जब ये दोनों बराबर हो गया तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, तब जो इंक्लाइनेशन का एंगल होता है, इंक्लाइंड का एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, उसे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जबकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल पे एंगल है। जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे होता है तो नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच के एंगल को हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला है। दोनों का रिजल्ट बराबर है, ये भी tan इनवर्स ऑफ म्यू है, वो भी tan इनवर्स ऑफ म्यू है, पर दोनों का पर्पस डिफरेंट है। गेटिंग क्लियर हुआ? तो मैं फिजिक्स क्या बता रहा था, ये वाला दोबारा यहां पे आते हैं कि कोई भी अगर मोशन है रफ सरफेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा तब जब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए। वैसे सिचुएशन के थीटा को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज पे ये जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होगा। अगर इससे कम कर दोगे एंगल तो ये वाला ब्लॉक चलेगा नहीं। वैसे सिचुएशन में वो जो अगर एंगल कम किया तो फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, mg sin थीटा का वैल्यू कम होगा। बात को समझना। अब अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज का थीटा है तो यहां पे मान लेता हूं, अब मैं नया केस क्रिएट कर रहा हूं, थीटा डैश थीटा डैश थीटा डैश थीटा डैश थीटा डैश। तो अब देखो अगर ये थीटा डैश, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, देखना जरा मजा आएगा तुम्हें। अगर ये थीटा डैश लेसर देन थीटा होगा, where थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज, where थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि मैंने ये बता दिया है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और जो कि किसके बराबर है? tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर थीटा जो है ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज यानी कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तुम्हें पता होगा, तुरंत से निकाल लोगे, उससे छोटा है तो ब्लॉक विल नॉट मूव एट ऑल। ब्लॉक विल नॉट मूव एट ऑल। in that situation acceleration of the block will be zero. Acceleration of block will be zero. Now the question is, what is the applied friction force in this situation? फ्रिक्शन कितना अप्लाई करेगा? फ्रिक्शन का औकात इस बार ज्यादा होगा। इन दिस सिचुएशन एफ मैक्स इज ग्रेटर देन mg sin थीटा होगा। एफ मैक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा mg sin थीटा डैश से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है इससे तो ये नीचे नहीं आएगा और फ्रिक्शन इसको मूव नहीं कर सकता, तब तुम्हें वही वाला चीज याद करना पड़ेगा कि सर ने बताया है कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम का तक लग सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे। ऐसे सिचुएशन में अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा डैश है, उतना ही फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम तब काम करेगा जब या तो ये ज्यादा हो या तो ये इसके जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तो ये चीज देख के तुम लोगों को कितनों को मजा आया अभी। ऐसे केस में फ्रिक्शन अप्लाइड जो होगा ये वेट का अलोंग द इंक्लाइंड जो कंपोनेंट है उसके बराबर हो जाता है फोर्स अप्लाइड, और वो एक्चुअल में mg sin थीटा के बराबर होता है। तो ये तही लगा के ये रोक रखा होगा। ये कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन होता है। थीटा डैश कम दे देगा, तुम्हें पूछेगा बताओ एक्सेलरेशन, जीरो। बताओ फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा से नहीं निकलेगा इस बार, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है।
इस बार ये कम फोर्स से खींच रहा है इसको, तो उतना ही लगा के ये रोक देगा जो पहले बताया था कल के क्लास में भी कि तुमको मस्त वाला मजा आया है इस वाले पॉइंट पे। जल्दी से कमेंट कर दो फटाक से अगर मस्त वाला मजा आया है तो, है ना? क्लियर हो रहा है? और अब एक और सिचुएशन रेज करता हूं मैं इसी पे, एक और चीज। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इस एंगल को और बढ़ा दूं, सपोज करो यहां पे, तो कुछ चीजें काम करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे देखो, अब थोड़ा सा गेम ऑन कर देता हूं, इस सब चीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर, हटा दीजिए। अब अगर मैं सपोज करो ये जो एंगल है वो बड़ा कर दूं मैं, ये थीटा डैश जो है वो यहां पे लेसर देन दिया था ना। अब अगर सपोज करो कि थीटा डैश ग्रेटर देन कर दूं, यहां पे मैं, सॉरी, थीटा डैश इज ग्रेटर देन कर दूं मैं। थीटा डैश, ये जो थीटा डैश है, अगर ये केस 2 क्रिएट कर देता हूं मैं यहां पे 2, ओके, ये वाला केस को मैं 1 क्रिएट कर देता हूं 1, ओके, यहां पे फर्स्ट केस है, यहां पे सेकंड केस है। जब ये थीटा ग्रेटर हो गया तो अब मैंने अभी तुरंत इस डायग्राम में तुम्हें दिखाया था कि देखो मेरे भाई, यहां तक क्या था, ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड था। इससे कम करोगे तो नहीं गिरेगा, और इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो गिरता हुआ चला जाएगा, है कि नहीं? तो क्या होगा, इससे जैसे ही बढ़ाओगे तो mg sin थीटा डैश ज्यादा होगा फ्रिक्शन से। इस सिचुएशन में जैसे ही ये थीटा जो होगा डैश, ये ग्रेटर देन थीटा होगा, इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन वाला वैल्यू होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, वो लेसर होगा mg sin थीटा डैश से, और ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, क्वेश्चन ये है। इस सिचुएशन में इसका एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, क्वेश्चन ये है। ये एक्सेलरेशन mg sin थीटा डैश माइनस फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा ऐसे सिचुएशन में वो हो जाएगा नीचे वाला फोर्स mg sin थीटा डैश, ऐसे ही निकालना है तुम्हें, ठीक है, माइनस म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन, और डिवाइडेड बाय इसका जो मास होगा ये, तो मास कॉमन लेके उड़ा दो। हाँ सर, ये m कॉमन लेके उड़ा दो, g कॉमन ले लो, तो इसका एक्सेलरेशन होगा g इंटू साइन थीटा डैश माइनस म्यू कॉस थीटा डैश, म्यू कॉस थीटा डैश। अब ये थीटा डैश मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए रखा हूं ताकि तुम समझ पाओ कि ये एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोर्ट से बड़ा है तभी एक्सेलरेशन नीचे होगा, अगर कम है तो ये नहीं आएगा। उस टाइम पे इसका फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन इस केस में एक्ट करेगा और एंगल ऑफ रिपोज में एक्ट करेगा। मजा आया तुम्हें? अच्छा लगा कॉन्सेप्चुअली ये स्ट्रांग बन के? अब ये जो एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसको आज के बाद से हमेशा याद रखना। इसको मैं यूज करता हूं बहुत तगड़े लेवल पे, बताऊंगा। जैसे कर्व सरफेस के ऊपर भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, खूब सारे जेईई में आता है, उस पे मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। याद रखना, मैं बोलूंगा कि कर्व सरफेस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक वो जो एंगल होगा वो tan इनवर्स ऑफ म्यू ना बन जाए। tan इनवर्स ऑफ म्यू बन गया तो वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, और उससे ज्यादा एंगल बना तो वो गिरने लगेगा। मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा नेक्स्ट क्लास में, याद रखना, एंगल ऑफ रिपोज का। तो अब अगर क्वेश्चन में तुमसे बनाने की कोशिश करता हूं एक दो इसके ऊपर, तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो जरा सा, बोल रहा है ब्लॉक ऑफ 10 kg, a block of 10 kg mass is placed on the rough inclined surface as shown in the figure. The acceleration of the block will be. अब इसका एक्सेलरेशन निकालने से पहले ये निकालो कि क्या ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो इसका ये जो कहानी है, ये tan इनवर्स ऑफ म्यू निकालो। तो tan थीटा जो है tan इनवर्स ऑफ 1, ये कितना होगा सर? ये कैसे निकालते हैं, हमें नहीं आता, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। ये 1 क्यों लिखा सर? ये फ्रिक्शन है। चलो पूरा सब चीज फिर से करता हूं। सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज निकालो। इसका एंगल ऑफ रिपोज थीटा जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू, या फिर तुम ऐसे कर लो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू करके सॉल्व करना। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू 1 है, 1 कितने पे आता है? tan 45 डिग्री पे। यानी कि इस बार एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री का है। क्या ये 30 डिग्री 45 डिग्री से कम है? हाँ, जब कम होता है तो चलता है, ये नहीं। तो ये अगर नहीं चलता है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो मैंने पूछा है तुमसे क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये जो थीटा डैश है वो लेसर देन थीटा है, मतलब 30 डिग्री जो है वो लेसर देन 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, जो कि मैंने यहां पे बनाया है
45 डिग्री क्या है जल्दी से बताओ? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, तो ये एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसे सिचुएशन में मैं पूछता हूं व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। अगर एक नया क्वेश्चन बना देता मैं इसी में और मैं पूछता बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तब जीवन का बेहतरीन मजा मिलता। ये सब हटा दो और बोलता मैं इन द अबव सिचुएशन या इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स। ये ऐड कर देता हूं एंड अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स। इस केस में म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं लगेगा, वो क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, तो इसका जो नीचे की तरफ कंपोनेंट है एम जी, ये नॉर्मल, ये एम जी कॉस थीटा लगेगा और ये एम जी साइन थीटा लगेगा। तो एम जी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो निकालना होगा। एम जी कितना है मेरे भाई? 10 इंटू जी, 1100 है ना। एम जी का वैल्यू कितना हो गया? 110 जी, और साइन 30 यूज होगा 1/2। एक्चुअल में यहां पे 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। तो ये नीचे का फोर्स जो 50 न्यूटन है उतना ही फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और एक्चुअल में इस केस में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कुछ और होगा, वो म्यू एम जी कॉस 30 के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का कम ज्यादा है और खींचने वाला फोर्स कम है, तो फ्रिक्शन 50 ही लग के आ जाएगा आंसर। क्या समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम होगा? जब 45 से बड़ा एंगल बनने लगेगा, तब ब्लॉक अबाउट टू स्लाइड होगा। वैसे केस में एक्सेलरेशन के लिए नीचे वाला फोर्स जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा कर दोगे तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। वहां पे जो म्यू लोगे वो म्यू के लोगे अगर ये 45 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाएगा, अगर म्यू एस और म्यू के दोनों है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, और यहां पे जो ये वाला चीज होता है एंगल ऑफ रिपोज में, ये हमेशा स्टैटिक का ही म्यू यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। सारे कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा से सेट हो रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना बच्चा लोग। क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। बोला ब्लॉक ऑफ मास mkg is placed on the rough inclined plane. A force F is applied parallel to the inclined. अब इस parallel to the inclined मैंने एक फोर्स F एक्ट कर दिया है, जल्दी से देखना। As shown in the figure, such that it just starts moving upward. जब भी जस्ट वर्ड हुए तो इसके ऊपर जैसे ही धक्का दोगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और इसका जो mg लगेगा नीचे, देखो कलर चेंज करो, इसका mg लगेगा नीचे, mg का एक कंपोनेंट यहां पे लगेगा mg cos थीटा। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। और ये नॉर्मल इसके बराबर हो जाएगा। अब ये ऊपर धक्का दे रहे हो तो इसका फ्रिक्शन जो होगा वो भी नीचे लगेगा, क्योंकि ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा। और ये mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना होगा? mg साइन थीटा। तो इस बार ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ, ये फोर्स mg साइन थीटा और फ्रिक्शन के मैक्सिमम, इन दोनों को बैलेंस कर रखा होगा, इसीलिए ये जस्ट स्टार्ट मूविंग अप होगा। ये ऊपर जाने के लिए mg का तो कंपोनेंट को ओवरकम करेगा ही, फ्रिक्शन को भी ओवरकम करेगा। तो ऊपर वाला जो फोर्स है ये वाला F, वो किसके बराबर होगा? हो जाएगा mg साइन थीटा के बराबर, पहला इंपॉर्टेंट बात, और प्लस ये जो F मैक्स है वो म्यू इंटू एन के बराबर होगा, और n mg कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, तो हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा। ये फोर्स तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो माइनस वाला नहीं होगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा जब ये दोनों को ओवरकम कर पाएगा। क्या ये सारे तरीके के वैरायटीज के क्वेश्चन तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? तो जरूर कमेंट करो बच्चों। और अगर ये सेशन बेहतरीन लग रहा है तो जरूर बताइएगा। एक तो चीज और करेंगे अपन, 2 ब्लॉक और इंक्लाइन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अपन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे। तो ये नया बैच अगर आप लोगों को वैल्यू ऐड कर रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनकी इनको सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे एक और बेहतरीन से सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।